तो हेलो माय लविंग स्टूडेंट्स, फिर से आप सबका स्वागत है आपके सबसे विश्वसनीय और पसंदीदा इंग्लिश के प्लेटफॉर्म इंग्लिश विद विपुल सर में। मैं विपुल सर, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश, और आप सभी प्यारे प्यारे और मेहनती बच्चों का स्वागत करता हूं आपके अपने इंग्लिश के प्लेटफॉर्म इंग्लिश विद विपुल सर में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग जो 75 डेज चैलेंज एक लेके आए हैं, जिसमें कि आज अपना एक और कदम आगे बढ़ चुका है, और आज हम लोग बिना थके बिना रुके इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं आप सबके सहयोग, आप सबके प्यार से। तो जल्दी जल्दी जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका ये सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक, ये अपना जो प्यार है इसको इस तरह से बना के रखिए, तो बहुत कम समय में हम लोग काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग का हो रहा है। तो चलिए आज हम लोग जो अपना ऑब्जेक्टिव, एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जो डिस्कस कर रहे हैं, तो जैसा कि आपने थंबनेल भी देख लिया होगा, हम लोग यहाँ पे आज कौन सा एन एपिथाफ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पोएम है, अच्छी पोएम है आपके रेनबो पार्ट 2 की, उसके ऑब्जेक्टिव्स को आज डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हमने 3 चैप्टर्स को ख़त्म किया, मैरिज प्रपोजल को, आर्टिस्ट को और द सोल्जर को। तो आज हम लोग, चूँकि 2 प्रोज हो गया, ये हो जाएगा आज, तो 2 पोइट्री, देन फिर अगला क्लासेज में, कल के क्लास में हम लोग फिर से एक प्रोज, पिंच ऑफ स्नफ या कोई भी एक चैप्टर को, ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज की शानदार सेशन को। तो दोस्त के साथ इसको सेशन कर दीजिए और सब लोग अच्छे से एकदम इसको समझिएगा। क्या लिखा है? एन एपिथाफ 12th बिहार बोर्ड रेनबो, है ना। 12th बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है ये स्पेशली ये वीडियो, और रेनबो पार्ट 2 बुक से। तो आज का जो चैप्टर है इसका नाम क्या है? एन एपिथाफ। एपिथाफ का मतलब होता है समाधि लेख। क्या होता है? समाधि लेख। इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम्ब इन द मेमोरी ऑफ डेड वन, या जब कोई मर जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके याद में उसके कब्र पे कुछ पंक्तियाँ लिखी जाती है, डैट इज कॉल्ड एन एपिथाफ, है ना। ये पोएम पढ़ाया गया है, वीडियो में आप देख सकते हैं, वहाँ पूरा क्लियर समझाया हुआ है। आज हमें करना क्या है कि इसके चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन एज इट इज कॉमन क्वेश्चन है कि गैप इज द पोएट ऑफ द पोएम एन एपिथाफ। एपिथाफ पोएम के पोएट का नाम बताना है कि इसके कवि का नाम क्या है। वाल्ट विटमैन, वाल्टर डिलामेयर, रूपर्ट ब्रूक और फायर हिम। तो आप सब इसका आंसर जानते हैं, कमेंट कीजिए फटाफट, और कमेंट नहीं कर सकते हैं तो जल्दी से अपने मन में एक बार रिकॉल कर ले। और फिर से वही सलाह कि अगर आपको जिसका भी आंसर नहीं आता है उसको आप कॉपी में लिख लीजिएगा, चैप्टर का नाम डाल के उसको याद कर लीजिएगा, और बाकी क्वेश्चन देके जो जो आंसर आता है उसको बस रिकॉल करना, उसको जरूरत नहीं लिखने की, ठीक है। तो एपिथाफ के पोएट का नाम क्या है? वाल्टर डिलामेयर। क्या है इसके पोएट का नाम? वाल्टर डिलामेयर, यानी कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? बी है। सेकेंड है, देखिए सेकेंड क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, और पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं होता, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। क्या है कि वाल्टर डिलामेयर वाज बॉर्न इन, यानी कि वाल्टर डिलामेयर का जन्म कब हुआ था? बॉर्न का क्या था? जन्म होना। इनका जन्म कब हुआ था? 1978, 1953, 1963, 1873। ये सबको याद है? कमेंट कीजिए इसका आंसर फटाफट सब लोग। वाल्टर डिलामेयर का जन्म कब हुआ था? बॉर्न का मतलब जन्म होना, पैदा होना। तो देखिए वाल्टर डिलामेयर का जो जन्म है वो हुआ था कब? 1873 में। 2 क्वेश्चन डिस्कस किए कि एपिथाफ के पोएट का नाम क्या है, तो वाल्टर डिलामेयर, और इनका जन्म, बॉर्न मतलब क्या होता है? जन्म होना, पैदा होना। इनका जन्म किस ईस्वी में, कब हुआ था? तो आंसर 1873। क्लियर। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। वाल्टर डिलामेयर डाइड इन, वाल्टर डिलामेयर का डाई, मृत्यु कब हुआ था, किस सेशन में हुआ था? 1978, 1956, 1963 और 1973। ये भी आप सबको याद होगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए आंसर को, है ना। तो वाल्टर डिलामेयर का जो मृत्यु हुआ था वो हुआ था 1956, 1956 में। जन्म 1873 और उनका डेथ 1956। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए वाल्टर डिलामेयर रिसीव्ड, मतलब वाल्टर डिलामेयर जो कवि है इस कविता के, एन एपिथाफ के, उन्होंने रिसीव किया, प्राप्त किया, गैप इन गैप, है ना। मतलब देखिए प्राइज का नाम, नोबेल प्राइज, ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड, नन। तो इनको कौन सा प्राइज मिला और कब मिला? तो आप सब जानते हैं कि वाल्टर डिलामेयर को कौन सा अवार्ड, कौन सा प्राइज मिला था? ऑर्डर ऑफ मेरिट। देखिए ऑर्डर टू मेरिट अवार्ड यहाँ छूट गया है, ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड मिला था, ठीक है। कब मिला था? 1953 में। इसी अवार्ड के 3 साल बाद देखिए 1956 में उनकी मौत हो गई थी, है ना। तो इनको क्या मिला था? ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड। कब मिला था? 1953, 1953 में। तो याद रखना है कि वाल्टर डिलामेयर को ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड मिला था, और कब मिला था? तो 1953, और 1956 में इस अवार्ड के 3 साल के बाद उनकी डेथ हो गई थी।
बढ़ते अगले क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। वाल्टर लमेयर वाज, देखिए वाज बॉर्न, देखिए वाल्टर लमेयर वाज बॉर्न का मतलब क्या, जन्म। उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, इन द विलेज ऑफ, कौन से, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट, एक बोले सेकंड और एक बोले 5। पढ़ना तो सब है, सब अच्छे क्वेश्चन से सबको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कहीं से भी आ सकता है, और ऑब्जेक्टिव आपको 100% करके आना, इस बात को तो बिल्कुल टारगेट लेके चलिए। तो वाल्टर लमेयर का जन्म किस गांव में हुआ था, है ना, इंग्लैंड के कौन से गांव में हुआ था, इंग्लैंड के किस गांव में, देखिए मार्क इन केंट, चार्ल्टन इन वेंट, चार्ल्टन इन केंट और अमेरिका, तो सब जानते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाल्टर लमेयर का जन्म चार्ल्टन इन केंट, है ना, ये आंसर याद रखिए, चार्ल्टन इन केंट में उनका जन्म हुआ था। कहाँ पे, इंग्लैंड में, याद रखना है इंग्लैंड। अगर सिंपल ऐसे क्वेश्चन पूछ दे कि वाल्टर लमेयर का जन्म कहाँ से बिलोंग करते, इंग्लैंड से बिलोंग करते थे, लेकिन अगर स्पेसिफाई करके पूछे कि किस जगह पर, किस गांव में जन्म हुआ था, तो चार्ल्टन इन केंट में उनका जन्म, उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। वाल्टर लमेयर लॉस्ट हिज फादर एट द, देखिए लॉस्ट हिज फादर का मतलब क्या है कि उनके पिता की मृत्यु, मतलब वाल्टर लमेयर ने पिता को कब खो दिया, खो दिया मतलब क्या कि उनके पिता की मृत्यु किस समय हुई, जब उनका एज कितना, देखिए क्वेश्चन समझिएगा। वाल्टर लमेयर लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ, यानी कि वाल्टर लमेयर ने अपने पिता को खो दिया, खो दिया मतलब क्या कि उनके पिता की मृत्यु हो गई एट द एज ऑफ, जब कवि का एज कितना था, 10 साल के थे, 6 ईयर्स के थे, 4 के थे और 12 के थे। कमेंट कीजिए आंसर कि वाल्टर लमेयर के पिता की जब मृत्यु हुई उस समय वाल्टर लमेयर का एज कितना था। इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर क्या है, सी, है ना, 4 ईयर्स, 4 साल के थे। यानी कि जब कवि ओनली 4 ईयर्स के थे उसी वक्त इन्होंने, बेचारे ने अपने पिता को खो दिया था, बिना पिता के ये अपने जीवन को गुजारे, है ना। नेक्स्ट है गैप ऑनर्ड, देखिए ऑनर्ड, ऑनर्ड का मतलब सम्मानित करना, कि खाली स्थान ने क्या किया, सम्मानित किया, खाली स्थान ने क्या किया, सम्मानित किया। वाल्टर लमेयर को विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड, मतलब जो उनको हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि इनको मिला था ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड 1953 में, लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन क्या है कि किसने, किसके द्वारा उनको ये सम्मान प्राप्त हुआ था, ऑनर मिला था। वाल्टर लमेयर को ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड किसके द्वारा मिला था, मतलब ये सम्मान जो था ये किसने प्रदान किया था। देखिए कोई ऑप्शन है, किंग अल्फ्रेड, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड और एलिजाबेथ थर्ड। तो इसका सही आंसर क्या, बोलिए जल्दी, ए बी सी डी, कौन सा आंसर सही है, कमेंट कीजिए, ए बी सी डी कौन सा। तो इसका आंसर क्या है सही, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, है ना, एलिजाबेथ सेकेंड ने इनको ये अवार्ड दिया था, कौन सा अवार्ड, ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड। कब मिला था, 1953 में। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, सॉरी 8 की तरफ। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, फादर के मरने के बाद, अभी आपने पढ़ा कि जब वो मात्र 4 साल के थे, है ना, उन्होंने अपने पिता को खो दिया, उनके पिता की डेथ हो गई। तो आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, पिता के मरने के बाद, द पोएट मूव्ड विथ हिज फैमिली, देखिए मूव्ड का मतलब क्या है, शिफ्टेड। पिता की मौत के बाद जो कवि थे वो अपने परिवार के साथ शिफ्ट हो गए, जो चार्ल्टन केंट में थे वहाँ से कहाँ चले गए, एक बड़े शहर में चले गए। किस शहर में गए, लंदन में, केंट में, फ्रांस में, स्पेन में। देखिए केंट में तो थे ही, चार्ल्टन केंट में तो उनका जन्म ही हुआ था, तो चले गए थे कहाँ, लंदन। तो याद रखिएगा, चार्ल्टन केंट अपने गाँव से ही शिफ्टेड टू अ बिग सिटी दैट इज़ लंदन। तो पिता के मरने के बाद वाल्टर लमेयर अपने गांव चार्ल्टन केंट से कहाँ चले गए थे, लंदन में चले गए थे, शिफ्ट हो गए थे। या मूव का मतलब है शिफ्टेड, वहाँ से वहाँ जगह चेंज कर गए। आप बीटा से पटना शिफ्ट हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे अपने गांव से बीटा पढ़ने के लिए चले जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। नंबर 9 है वाल्टर लमेयर इज एड्रेसिंग, ये क्वेश्चन अच्छा है। देखिए 1 से 9 में सेकेंड, 5 और 9 ये 3 क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। वाल्टर लमेयर इज एड्रेसिंग, एड्रेसिंग का मतलब था संबोधित करना, कि वाल्टर लमेयर किसको संबोधित कर रहे हैं इस कविता में, यानी किताब में, उस संबोधित किसको एड्रेस कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं। टू हिज, देखिए अब किसको, अपनी वाइफ को, अपनी बिलव्ड को, मदर को, फादर को। तो जिन्होंने पोएम पढ़ा है सबको मालूम है कि इस कविता में जो कवि है वो अपनी बिलव्ड, अपनी प्रेमिका को संबोधित कर रहे हैं। तो याद रखिएगा वाल्टर लमेयर यानी पिता पोएम में किसको संबोधित कर रहे हैं, इसमें वो अपनी बिलव्ड, अपनी प्रेमिका को संबोधित कर रहे हैं। तो आई होप कि 1 to 9 क्लियर हो गया। और याद रखना है कि सेकेंड, 5 और 9, सेकेंड, 5 और 9 ये 3 क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस बोर्ड के अंदर बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, तो इन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिएगा। बाकी तो हम लोग सारा ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से डिस्कस करें, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट जो स्लाइड है, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। यहाँ 9 हो गया, आप 10 की ओर बढ़ते हैं।
तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 9 तक पूरा क्लियर अच्छे से हो गया, तो अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। देखिए वाल्टर डिलामेयर इज ऑल्सो नोन एज। अब देखिए जो भी पोइट्स हैं सबको लगभग एक एक सरनेम मिला हुआ है, मतलब जो जिसके लोग पॉपुलर है लोग उनको उस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो वाल्टर डिलामेयर इज ऑल्सो नोन एज, यानी कि उनको जाना जाता है, किस नाम से उनको जानते हैं। जैसे पीछे पढ़े आप द सोल्जर में कि रूपर्ट ब्रूक को हम लोग क्या कहते हैं, वार पोइट कहते हैं। ऐसे ही वाल्टर डिलामेयर को किस नाम जानते हैं, वार पोइट, पीपल्स पोइट, चिल्ड्रन पोइट, मेटाफिजिकल पोइट। तो आप सब जानते हैं कि वाल्टर डिलामेयर को याद रखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाल्टर डिलामेयर को बहुत ज़्यादा प्यार किससे था, बच्चों से बहुत प्यार था, इसीलिए उनको चिल्ड्रंस पोइट। कैसे अपने चाचा नेहरू है पंडित, उनके नाम पे हम लोग बोलते हैं क्या, चिल्ड्रंस डे। तो याद रखना है कि वाल्टर डिलामेयर को हम लोग क्या कहते हैं, चिल्ड्रन पोइट भी कहते हैं, और इसलिए कि इनको चिल्ड्रंस से, बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार था। अगर क्वेश्चन ऐसे ही पूछ दे कि वाल्टर डिलामेयर को किससे बहुत ज़्यादा प्यार था, तो आंसर क्या होगा, चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों से बहुत प्यार था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की तरफ। वाल्टर डिलामेयर मेक्स अस अवेयर। देखिए ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखिए वहाँ पे बताए थे कि 2nd, 5th और 9th था, यहाँ पे 11 क्वेश्चन। वाल्टर डिलामेयर मेक्स अस अवेयर। मेक्स अस अवेयर का मतलब है जागरूक करना, सतर्क करना, सतर्क करना, कि सतर्क कर रहे थे, किससे सतर्क कर रहे हैं हम लोग को। देखिए वाल्टर डिलामेयर मेक्स अस अवेयर ऑफ द, यानी कि वाल्टर डिलामेयर हम लोग को अवेयर कर रहे हैं किस चीज़ से, ऑप्शन देखिए, पुअर्टी, गरीबी से, इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। आज का जो आधुनिक जीवन है इसमें हम लोग ह्यूमन तो है लेकिन भावनाएं इन ह्यूमन वाली, यानी कि अमानवीय भावनाएं हैं। तीसरा है विलेज, गांव के जीवन से, और सिटी, शहर के जीवन से। तो इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर, डेट इज बी। वाल्टर डिलामेयर मेक्स अस अवेयर ऑफ द इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, यानी कि आज का जो आधुनिक जीवन है इसमें जो अमानवीय लोगों के अंदर एक फीलिंग्स है, मतलब किसी को मतलब नहीं है, कोई मर रहा है तो वो रिकॉर्डिंग करता है कि है ना, देखो मर रहा भाई, इसको बचा लो, कोई आके बचाएगा, खुद नहीं रिकॉर्डिंग करेगा। तो जमाना उसी का है ना। तो आदमी के अंदर अमानवीय कंडीशंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए अलर्ट कर रहे हैं कि बच के रहिए, बहुत ज़्यादा उम्मीद मत पालिए। नेक्स्ट है देयर इज अ नोट ऑफ गैप इन द पोएम्स ऑफ वाल्टर डिलामेयर, यानी कि वाल्टर डिलामेयर की कविताओं में कैसे नोट है ना, मतलब कैसी बातें आपको देखने को मिलती है। जॉय वाली, खुशी वाली, मेलैंकली, उसको मतलब उदासी, अकेलापन, हैप्पीनेस जानते हैं, सरप्राइज, आश्चर्य। तो इसका सही आंसर क्या है, बी, यानी कि वाल्टर डिलामेयर की कविताओं में आपको जो नोट देखने को मिलेगा, जो उसमें कविता को पढ़ने से आपको जो फीलिंग आएगी वो किसका है, अकेलापन का, थोड़ा सा उदासी का, थोड़ा सा परेशानी का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। वाल्टर डिलामेयर शोज हिज जीनियस। देखिए जीनियस का मतलब क्या, अपनी काबिलियत और उनका जो क्षमता था, जो पोइट्स लिखने की, जो उनकी कलाकारी थी पोएम्स को लिखने की, तो उन्होंने अपने इस क्षमता को शो किया है, दर्शाया है। कैसे, बाय इविंसिंग, इविंस का तो मिक्स करना, मिलाकर, क्या मिलाकर, गैप इंटरेस्ट इन ओल्ड थीम्स, यानी कि पुरानी चीज़ों में क्या मिलाकर उन्होंने अपनी क्षमता को दर्शाया है। देखिए ऑप्शन है फ्रेश, ओल्ड, मॉडर्न और नन। तो इसका सही आंसर क्या है, फ्रेश। तो याद रखिएगा कि वाल्टर डिलामेयर शोज हिज जीनियस, उन्होंने अपनी काबिलियत को दर्शाया है एविंस कर मिलाकर, क्या मिलाकर, गैप इंटरेस्ट इन ओल्ड थीम्स, यानी कि पुरानी चीज़ों में नयापन को लाकर। तो इसका सही आंसर है फ्रेश इंटरेस्ट। देखिए 14 और 15 आपके रेफरेंस के लिए मैं लिख दिया है कि आपको याद कर लेना है। क्या है, द इम्पॉर्टेंट वर्क्स ऑफ वाल्टर डिलामेयर, इंपॉर्टेंट वर्क, यानी कि वाल्टर डिलामेयर का जो इम्पॉर्टेंट वर्क है, जो उनकी मुख्य रचना है, कौन कौन सी है, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन और पीकॉक पाई। याद रखिएगा ये दो इनकी वेल नोन वर्क्स हैं, रचनाएं हैं, एक है सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन और दूसरा क्या है, पीकॉक पाई। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है वाल्टर डिलामेयर इज नोन फॉर, देखिए उनको जाना जाता है, सेंसिटिव कंसर्न, बड़ा ही संवेदनशील उनका कंसर्न है, लगाव रहा है किसके साथ, वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन। देखिए पहले ही बता दिए उनको बच्चों से बहुत ज़्यादा क्या था, प्यार था। और दूसरा क्या है, द वर्ल्ड ऑफ सुपर नेचुरल, समझते हैं सुपर नेचुरल, अलौकिक ताकत, अलौकिक ताकतों से भी उनको बड़ा ये था कि आदमी, आत्मा, परमात्मा, जीना मरना, ये सब चीज़। तो इनको दो चीज़ से कनेक्टेड है इनका भावना, एक बच्चों से और एक सुपर नेचुरल पावर से, दोनों को याद रखना है, चिल्ड्रेन और क्या है, सुपर नेचुरल पावर। नेक्स्ट है द लेडी बिलोंग्ड टू द गैप, लेडी कहाँ की थी, कहाँ से बिलोंग करती थी, ईस्ट कंट्री, वेस्ट कंट्री, नॉर्थ कंट्री और जापान। चलिए कमेंट कीजिए आंसर क्या होगा, लेडी कहाँ से बिलोंग करती थी, ईस्ट कंट्री, वेस्ट कंट्री, कहाँ से। तो इसका सही आंसर, लेडी कहाँ से बिलोंग करती थी, वेस्ट कंट्री से। कहाँ से बिलोंग करती थी, वेस्ट कंट्री से। क्वेश्चन नंबर 17 अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। द फिगर ऑफ स्पीच, देखिए फिगर ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है, काव्य सौंदर्य, बोलते हैं ना, अलंकार, उपमा। कैसे हिंदी में अलंकार होता है, कौन सा अलंकार यूज हुआ है, कौन सा उपमा यूज हुआ है। तो याद रखिए द फिगर ऑफ स्पीच, जो फिगर ऑफ स्पीच है यूज्ड इज,
मतलब कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, कहाँ पे यूज हुआ है। तो देखिए पोएम का लाइन है, जो आपका पोएम का सेकेंड लाइन है, क्या, लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हर्ट वाज सी, सी उसकी प्रेमिका के लिए आ रहा है। तो लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हर्ट वाज सी, ये आपके पोएम का सेकेंड लाइन है। तो इस लाइन में कवि ने कौन सा फिगर ऑफ स्पीच, कौन सा काव्य सौंदर्य का प्रयोग किया है, सिमिली, मेटाफर, एम्बिग्यूटी और नन। तो इसका सही आंसर एम्बिग्यूटी है ना। अब देखिए एम्बिग्यूटी होता क्या है, तो एम्बिग्यूटी बेसिकली एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसको आप पोएटिक डिवाइस भी कहते हैं, और इसमें किसी वर्ड का दो मीनिंग को सजेस्ट करता है, एक उसका जो बोलते हैं ना सरफेस मीनिंग, रियल मीनिंग, और एक इम्प्लाइड जो वहाँ पे लागू होता है। जो लोग पोएम पढ़े हैं इस लाइन का अर्थ समझाया गया था वहाँ पे आप जाके पोएम का वीडियो देख के समझ सकते हैं। तो याद रखिए एम्बिग्यूटी यूज हुआ है फिगर ऑफ स्पीच के रूप में। 18 है, देखिए ब्यूटी वैनिसेस, ब्यूटी गैप है, अपीयर्स, डिसअपीयर्स, पासेज और एडमायर्स। देखिए जो है पोएम का लाइन से आप सब जानते हैं कि एग्जाम में क्या होता है ना कि पोएम से उठा के एक लाइन दे देगा, बीच में एक आध वर्ड को गैप कर देगा और दे देगा गैप बना के आपको। तो ब्यूटी वैनिसेस, ब्यूटी क्या होता है, चलिए कमेंट कीजिए फटाफट। नंबर 18 का आंसर, यस वेरी गुड। जो पढ़े उनको तुरंत मालूम पड़ गया कि ब्यूटी वैनिसेस, ब्यूटी पासेस, यानी कि 18 तक आपका पूरा क्लियर हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, द वर्ड रेयर मीन्स। देखिए रेयर वर्ड का मतलब क्या होता है। तो रेयर आप सब जानते हैं कि रेयर को हिंदी में होता है दुर्लभ, जो कि बड़ी आसानी से ना मिले, है ना, इन्हें कि कहीं भी मिल गया, कॉमन है नहीं। तो रेयर का मतलब क्या होता है, देखिए ऑप्शन है कॉमन, नॉट कॉमन, वैनिश और अपीयर। तो रेयर वर्ड का मतलब क्या होता है, नॉट कॉमन। याद कर लीजिएगा कि रेयर वर्ड का मतलब क्या होता है, नॉट कॉमन होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 20, द वर्ड वैनिश। वैनिश वर्ड का मतलब क्या होता है। देखिए वैनिश का ऐड आता है टी पे, वैनिश लिक्विड, कि कपड़ा में दाग धब्बा डालिए तुरंत गायब क्या होता है, गायब हो जाता है। गायब का मतलब डिसअपियर हो जाता है। तो वैनिश वर्ड का मतलब क्या है, डिसअपियर, यानी कि गायब होना। रेयर मीन्स नॉट कॉमन, हिंदी में दुर्लभ, क्या होता है, दुर्लभ, जो बड़ी मुश्किल से मिले। और वैनिश का मतलब होता है डिसअपियर, यानी कि गायब हो जाना। गैप इज द अपोजिट ऑफ रेयर। रेयर का उल्टा क्या होगा, होता है ना अपोजिट, उल्टा। तो रेयर का उल्टा क्या होगा, देखिए इसका मतलब है नॉट कॉमन। तो नॉट कॉमन का उल्टा क्या होगा, कॉमन। तो रेयर जो वर्ड है ये इसका अपोजिट क्या है, कॉमन, यानी कॉमन इज द अपोजिट ऑफ रेयर। देन वैनिश का उल्टा क्या है, वैनिश का मतलब क्या, डिसअपियर। तो डिसअपियर का उल्टा क्या होगा, अपीयर। तो देखते कहाँ पे अपीयर, देखिए यहाँ पे है। तो याद रखिए वैनिश के सब तो खाली याद करने का, जो कि अपोजिट वर्ड याद करना, मीनिंग है याद कर लेना है। उसका द वर्ड क्रम्बल मीन्स गैप इन द पोएम इपिथाप। इपिथाप पोएम के अंदर क्रम्बल वर्ड का मीनिंग क्या, उसका अर्थ क्या है। तो इपिथाप पोएम में क्रम्बल वर्ड का मतलब है क्या, डाई, मर जाना। देखिए पोएम क्यों बोले, सीधे नहीं पूछे क्रम्बल मीन्स क्या, पोएम के अंदर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो पोएम में आके अपने मीनिंग को उसके सेंस के हिसाब से चेंज कर लेते हैं। तो इस कविता में, इपिथाप कविता में क्रम्बल वर्ड का मतलब क्या है, डाई। नेक्स्ट द फ्रेज ऑलमोस्ट मीन्स। ऑलमोस्ट जो वर्ड है इसका फ्रेज है, इसका मतलब क्या है कविता में। देखिए कविता की पहली लाइन क्या है कि हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। यहाँ पे है एक बहुत ही खूबसूरत महिला जो उसकी प्रेमिका थी। तो ऑलमोस्ट का मतलब क्या है, वेरी, क्या है, वेरी है। तो इसमें आंसर होगा क्या, सी। ऑलमोस्ट का मतलब क्या, वेरी, यानी कि बहुत। नेक्स्ट है 25, द पोएट्स बिलव्ड इज। कवि की जो प्रेमिका है, बिलव्ड है, क्या है भाई, डेड है, अलाइव है, अगली है। अगली तो होगा नहीं, क्योंकि शुरू से ही बोला कि बहुत ही खूबसूरत थी। तो और जिंदा भी नहीं, क्योंकि इपिथाप नाम है कवि पोएम का, कब्र पे लिखा गया है। तो किसके कब्र पे, उसकी प्रेमिका के कब्र पे। याद रखिएगा कि जो पोएम है ये किसके कब्र पे लिखा हुआ है, तो कवि की प्रेमिका के कब्र पर लिखा हुआ है। 26 है, द पोएट इज एक्सप्रेसिंग। एक्सप्रेस का मतलब होता है हिंदी में व्यक्त करना। तो कवि व्यक्त कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है गैप फीलिंग, अपनी भावनाओं को फॉर अ लेडी। जॉयफुल, खुशी भावना को, दुखी भावना को, गुस्सा, है ना, एंग्री है। तो इसका आंसर है प्रेमिका मर गई है तो क्या होगा, खुश थोड़ी होगा, है ना, बस वो क्या करेगा, एकदम उदास हो जाएगा, है ना। प्रेमिका यहाँ छोड़ देती तब आदमी उदास हो जाता है, तो मर गई है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सैड फीलिंग। तो 26 तक आपका पूरा क्लियर हो गया चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। तो आई होप कि आपको बहुत बेहतर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि इस कविता में जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था उसको बहुत बेहतर तरीक़ा से मैंने आपको क्लियर कर दिया है। और मैंने बोला है कि जब हम लोग का 4, 5, 6 हो जाएगा तो 6 को मिलाकर एक ऑब्जेक्टिव का हम लोग क्लास के अंदर टेस्ट कर लेंगे, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाए कि भाई अब हमें कोई दिक्कत इन चैप्टर्स के अंदर नहीं है। तो चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं फिर से
अगले वीडियो में एक शानदार चैप्टर, शानदार कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय। और आप सब लोग इस तरह से ही अपना प्यार लुटाते रहिए इस चैनल के ऊपर। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए और सबको सजेस्ट कीजिए कि इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। देखिए बहुत सा बच्चा बोलता है सर हमको उस ग्रुप में जोड़ दीजिए। इसमें ग्रुप में जुड़ना नहीं है, आप चैनल सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जैसे ही हम लोग का कोई वीडियो अपलोड होगा या लाइव आएंगे तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा सब लोग।